तो अगर आप देखो तो काफ़ी लोगों के लिए थर्मोडायनामिक्स काफ़ी मुश्किल सब्जेक्ट है, डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। और एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि भाई थर्मोडायनामिक्स को इवॉल्व होने में, बनने में 100-150 साल लग गए थे। ये न्यूटोनियन मैकेनिक्स की तरह नहीं है। न्यूटोनियन मैकेनिक्स और इसमें एक डिफरेंस ये है कि भाई न्यूटोनियन मैकेनिक्स में न्यूटन ने आके खुद ही सब कुछ सॉल्व कर लिया था, और जाने से पहले अपने को 3-4 इक्वेशंस पकड़ा दी थी जो अब आज तक यूज़ किए जा रहे हैं। लेकिन थर्मोडायनेमिक्स में ऐसा नहीं था। काफ़ी लोगों ने काम किया था इसको बनाने में, अपने को समझ ही नहीं आ रहा था चल क्या रहा है यहाँ पे, राइट। तो इसलिए काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट जो आप देखोगे इसमें सिंपल हैं, काफ़ी सारे बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं, जैसे एंट्रोपी हो गया। तो जब आप कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो तो अगर थोड़ा सा अगर आपको बैकग्राउंड होगी भाई ये किस टाइम में बना था, थोड़ा मदद करेगा। तो आज सिर्फ हम ओवरव्यू देखेंगे थर्मोडायनेमिक्स का, थर्मोडायनेमिक्स इवॉल्व कैसे होता है। ऑब्वियसली इन सब टॉपिक्स के बारे में हमारे पास सेपरेट वीडियोज़ में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे उस दौरान, लेकिन आज हम सिर्फ ओवरव्यू देखेंगे थर्मोडायनेमिक्स इवॉल्व कैसे हुआ था। तो ये एवोल्यूशन जो है हम एक टाइमलाइन के जरिए देखेंगे। तो सब कुछ शुरू हुआ था 1700 में, और इस सब की शुरुआत हुई थी स्टीम इंजन से। जो फर्स्ट प्रैक्टिकल स्टीम इंजन बना था वो थॉमस न्यूकोमन ने बनाया था 1712 में। और जो उसका इनिशियल यूज़ था वो कोयले की माइंस में से पानी निकालने के लिए यूज़ होता था इसको। जब आप कोयले की माइनिंग कर रहे हो तो आपको ज़मीन के काफ़ी अंदर जाना पड़ता है, और जितना आप अंदर जाओगे पानी निकलना शुरू हो जाएगा। तो उस पानी को निकालने के लिए इस इंजन को यूज़ करते थे। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि भाई इसकी एफिशिएंसी बहुत कम थी। इसकी एफिशिएंसी 5 से 10% थी, राइट। तो इसके कारण इसको आप वहीं पे यूज़ कर सकते थे जहाँ पे इसका फ्यूल, कोयला, उसका सप्लाई ईजिली मिल जाए। यानी कि कोयलों की माइंस के पास ही यूज़ कर सकते थे इसको आप किसी कारखाने में यूज़ नहीं कर सकते थे, क्योंकि वहाँ तक कोयला पहुँचाने के लिए जितना आपको पैसा यूज़ करना पड़ेगा उतना फ़ायदा आपको इंजन चलाने से नहीं मिलेगा, राइट। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था। बट उस दौरान तक हम लोग गैसेस के एक्सपेरिमेंट्स के कारण अपने को बॉयल्स लॉ समझ में आ गया था, एमोंटॉन्स लॉ समझ में आ गया था, राइट। यानी कि प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशनशिप क्या है कांस्टेंट टेम्परेचर पे, प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में रिलेशनशिप क्या है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, ये अपने को समझ में आ चुका था। नेक्स्ट फेज शुरू होता है 1750s के बाद। तो उस दौरान दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई थी। पहली बात तो ये थी कि हमने उस दौरान ठीक ठाक तब तक हमने थर्मामीटर बनाना चालू कर दिया था, तो हम टेम्परेचर को मेजर करना शुरू कर दिया था, राइट। तो दूसरी बात ये थी कि भाई जोसेफ ब्लैक, ये स्कॉटलैंड के एक फिजिसिस्ट थे, तो उन्होंने ऑब्जर्वेशन के बेस पे, एक्सपेरिमेंट्स के बेस पे कुछ कॉन्सेप्ट्स डिफाइन करना शुरू कर दिया था। स्पेसिफिक हीट हो गया, लेटेंट हीट हो गया, राइट। तो लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात इसमें से ये थी कि भाई उस दौरान तक अगर आप देखो तो काफ़ी लोगों को टेम्परेचर और हीट के बारे में डिफरेंस पता नहीं था। लोगों को लगता था कि भाई हीट और टेम्परेचर सेम चीज़ है। काफ़ी लोगों को ये भी लगता था कि भाई टेम्परेचर जो है वो मेजर है या माप है हीट का, यानी कि कितनी ज़्यादा आप हीट सप्लाई कर रहे हो उतना ही टेम्परेचर होगा आपका, राइट। लेकिन जोसेफ ब्लैक ने बताया भाई एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, लेटेंट हीट के एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू कि भाई ऐसा नहीं होता, राइट। तो इंपॉर्टेंट बात जो इसमें से ये निकली कि भाई हम लोगों ने हीट और टेम्परेचर को मेजर करना, मापना शुरू कर दिया था। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ अगर आपको किसी चीज़ को स्टडी करने का है तो उसको मेजर करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो उस दौरान हम लोग टेम्परेचर और हीट को मेजर करना शुरू कर दिया था, और उसके बीच में जो डिफरेंस है वो थोड़ा सामने आना शुरू हो गया था। तो अब हमारे जेम्स वाट पिक्चर में आते हैं। तो इन्होंने जो आपका न्यूकोमन इंजन था उसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट्स लाई, उसकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया, इंक्रीज़ किया, राइट। तो जो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम न्यूकोमन के स्टीम इंजन में था वो ये था कि भाई जिस सिलेंडर में आप स्टीम को एक्सपैंड करते हो और फिर कंडेंस करते हो, दोनों चीज़ें एक ही सिलेंडर में हो रही थी, जिसके कारण 75% से ज़्यादा हीट आपकी वेस्ट जा रही थी। तो जेम्स वॉट ने एक छोटा सा सिंपल सा उसका सोल्यूशन दिया, लेकिन वो सोल्यूशन बहुत इफेक्टिव था। सोल्यूशन ये था, उसने बोला कि एक सेपरेट सिलेंडर यूज़ करते हैं स्टीम को कंडेंस करने के लिए, जिसके कारण एफिशिएंसी में काफ़ी इंप्रूवमेंट आ गई, राइट। और वही नहीं, उसने और भी काफ़ी सारी इंप्रूवमेंट्स बनाई, और ये जो जो इंजन था, राइट, ये ट्रूली वायबल बन गया। इसको आप कारखाने वारखाने में यूज़ कर सकने लगे, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी काफ़ी इंप्रूव हो गई थी। तो इसी कारण जो जब स्टीम इंजन का नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में जेम्स वाट का नाम आता है, राइट। और सही मायने में वो जो इंजन था जेम्स वाट का इम्प्रूव्ड इंजन, वो हमारा सही मायने में पहला हीट इंजन था। उस दौरान एक और थ्योरी जो थी वो थोड़ा जोर पकड़ रही थी, वो थ्योरी थी कैलोरिक हीट, थ्योरी ऑफ हीट। तो उसके मुताबिक जो हीट होती है वो फ्लूइड से बनी होती है। हीट एक फ्लूइड है, तो जब आप किसी चीज़ को हीट करते हो उसका मतलब ये है कि आप उस ऑब्जेक्ट में वो फ्लूइड डाल रहे हो, राइट। और लेवाजियर भाई साहब ने, जो एक बहुत महान फ्रांस के केमिस्ट थे, उन्होंने उस फ्लूइड का नामकरण भी कर दिया, उसको कैलोरिक बोलना चालू कर दिया। लेकिन बड़ी जल्दी काउंट ट्रम्पफर्ड ने उसको उस थ्योरी पे अटैक करना शुरू कर दिया, उसको क्वेश्चन करना शुरू कर दिया।
राइट, अपनी ऑब्जर्वेशन के बेस पे, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स के बेस पे, और वहीं से उसका पतन या फिर डाउनफॉल शुरू हो गया इस थ्योरी का। नेक्स्ट फेज शुरू होती है हमारी 1800s में, राइट। तो उस दौरान अगेन एक्सपेरिमेंट्स गैसेस के साथ चालू थे हमारे, तो हम लोग वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में रिलेशनशिप भी निकालने में कामयाब हो गए कांस्टेंट प्रेशर पे, जिसको हम चार्ल्स लॉ भी बोलते हैं। और उस दौरान जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये थी, सादी कार्नो पिक्चर में आए हमारे पास, राइट। तो सादी कार्नो एक बहुत यंग फ्रेंच आर्मी ऑफिसर थे, राइट। तो सवाल वो ये पूछ रहे थे कि भाई अगर आप देखो तब तक 100 साल से ज़्यादा हम स्टीम इंजन को यूज़ कर रहे थे, लेकिन अपने को तब भी ये पता नहीं था कि भाई हीट क्या होती है। अपने को नहीं पता था कि स्टीम इंजन काम कैसे करता है। अपने को ये नहीं पता था कि स्टीम इंजन की मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या है। तो क्वेश्चन वो ये पूछ रहे थे कि भाई चाहे मैं कुछ भी किसी भी तरह से स्टीम इंजन को डिज़ाइन करूँ, चाहे मैं कोई भी वर्किंग मटेरियल यूज़ करूँ, यानी गैस यूज़ करूँ चलाने के लिए स्टीम इंजन को, या फिर स्टीम यूज़ करूँ, सुपर हीटेड स्टीम यूज़ करूँ, कुछ भी चीज़ यूज़ करूँ, मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या है जो मेरे को ये मेरा स्टीम इंजन दे सकता है, ये सवाल पूछ रहे थे वो, राइट। तो उन्होंने थ्योरी व्यूरी के बेस पे बोला कि भाई जो मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है एक स्टीम इंजन की, वो सिर्फ दो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। जो आपका हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर है और जो सिंक का टेम्परेचर है, दो टेम्परेचर जिसके बीच में आपका इंजन काम करता है, खाली उन दो टेम्परेचर के बीच में डिपेंड करती है, बाकी किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करती। जो काफ़ी रेडिकल और क्रांतिकारी आइडिया था। अगर आप अपना कार का इंजन ही देखो तो उसको खोल के देखो, आप तो लगेगा यार क्या कॉम्प्लिकेटेड सी चीज़ है। इसकी एफिशिएंसी यानी कि कितने किलोमीटर आपको पर लीटर में मिलेगा, वो किसी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों पे डिपेंड करेगी, लेकिन बोलते नहीं भाई, वो सिर्फ दो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी, राइट। तो उन्होंने एक साइकिल भी बताया अपने को, जिसको हम कार्नो साइकिल बोलते हैं। अगर आपने को मैक्सिमम एफिशिएंसी चाहिए तो अपने को इंजन जो है वो उस साइकिल के अकॉर्डिंगली चलाना पड़ेगा, राइट। तो अगेन उसके बारे में भी हम डिफरेंट वीडियोज़ में बात करेंगे। तो उस दौरान एक और चीज़ साइंटिस्ट को, लोगों को देखने में मिल रही थी, वो ये थी कि भाई काफ़ी लोग जो डिफरेंट साइंस के ब्रांचेस में काम कर रहे थे, वो लोग देख रहे थे कि भाई जो डिफरेंट इफेक्ट्स हैं, केमिकल इफेक्ट हो गया, मैकेनिकल इफेक्ट हो गया, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट हो गया, मैग्नेटिक इफेक्ट हो गया, ये सारे एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिकल जो केमिकल इफेक्ट है उसको आप इलेक्ट्रिकल इफेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे बैटरी में करते हो। बैटरी में क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट होता है उससे आप जो केमिकल इफेक्ट होता है उससे आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हो, तो केमिकल इफेक्ट इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, राइट। तो ये सारे डिफरेंट इफेक्ट्स होते हैं, ये इंटर कन्वर्टेबल थे, इनमें इंटर कन्वर्जन हो रहा था, राइट। तो इसके ऊपर बाद में आएंगे हम लोग। तो नेक्स्ट फेज आती है हमारी 1840s के ऊपर। तो उस दौरान जो एक प्रॉब्लम जो लोग सॉल्व करने की ट्राई कर रहे थे वो ये थी कि भाई हीट क्या होती है और हीट और वर्क में क्या रिलेशनशिप है, राइट। और जेम्स जूल के काम के कारण, मेयर के काम के कारण और काफ़ी सारे और लोगों के काम के कारण हमने प्रॉब्लम फाइनली सॉल्व कर दिया। हमको पता लग गया भाई कि हीट कोई एग्जॉटिक सी चीज़ नहीं है, कोई रोमांटिक सी फ्लूइड टाइप चीज़ नहीं है। हीट जो है वर्क है, वर्क हीट है, दोनों सेम फिनोमिना है, राइट। जो बाद में हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बना, राइट। तो उसको यूज़ करके प्लस ये जो डिफरेंट इफेक्ट्स थे जो इंटर कन्वर्ट हो रहे थे, उसको यूज़ करके हमने एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बना दिया। हमने बोला ये सारे के सारे इफेक्ट जो हैं वो सारे एनर्जी की मैनिफेस्टेशंस हैं, राइट। और ये सारे इफेक्ट्स में एनर्जी जो है कंजर्व रहती है, तो इसको बेस पे हमने एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बना दिया। तो जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो स्पेशल केस है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। तो उसके बाद हमारे लॉर्ड केल्विन भाई साहब पिक्चर में आते हैं। उन्होंने हमको एब्सोल्यूट ज़ीरो का कॉन्सेप्ट दिया, एब्सोल्यूट स्केल का कॉन्सेप्ट दिया। और उसके बाद रुडोल्फ क्लॉसियस पिक्चर में आते हैं। तो वो प्रॉब्लम ये सॉल्व करने की ट्राई कर रहे थे कि वो बोलते थे कि भाई किसी भी प्रोसेस में एनर्जी कंजर्व रहेगी वो तो सही है, लेकिन जो नेचुरल डायरेक्शन होता है किसी प्रोसेस का वो एक ही डायरेक्शन में होता है। फॉर एग्जाम्पल जो हीट है वो हमेशा हॉट से कोल्ड में ही फ्लो करती है, रिवर्स कभी फ्लो नहीं करती, कोल्ड से हॉट में कभी फ्लो नहीं करती अपने आप, राइट। नेचुरल टेंडेंसी जो होती है प्रोसेस की वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही होती है। तो क्या कोई लॉ है जो ये डायरेक्शन को बताता है अपने को, नेचुरल डायरेक्शन किसी भी प्रोसेस का, वो कोई लॉ है जो ऐसी चीज़ बताता है अपने को, राइट। तो उसको बेस उसके कॉन्सेप्ट को सॉल्व करने के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया जिसको एंट्रोपी बोलते हैं। उन्होंने बोला कि भाई नेचुरल डायरेक्शन जो होता है प्रोसेस का वो उस डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में आपकी एंट्रोपी इंक्रीज करती है, जो आपका सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बन गया, राइट। और उसके बाद हमारे लुडविग बोल्ट्जमैन पिक्चर में आते हैं, जिन्होंने मैक्रोस्कोपिक बिहेवियर या मैक्रोस्कोपिक फिनोमिना है उसको, और जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे क्या होता है मॉलिक्यूल्स का मोशन जो होता है, उन दोनों को लिंक किया। क्योंकि लुडविग बोल्ट्जमैन ने किनेटिक थ्योरी के ऊपर काफ़ी
काम किया था, राइट। और उन्होंने हमको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे एंट्रोपी का मतलब क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे सेकंड लॉ का मतलब क्या था, वो समझाया, राइट। तो इस तरह थर्मोडायनेमिक्स और किनेटिक थ्योरी के बीच में रिलेशन बन गया। मतलब आइडिया ये था कि भाई जो काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट, इनफैक्ट सारे कॉन्सेप्ट जो आपके मैक्रोस्कोपिक लेवल पे आप देख सकते हो, प्रेशर हो गया आपका, टेम्परेचर हो गया, हीट हो गया, सेकंड लॉ हो गया, इन सब कॉन्सेप्ट को हम एक्सप्लेन कर सकते थे, और बेटर बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते थे जब हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बात करेंगे। इन सब फिनोमिना को हम एक्सप्लेन कर सकते थे बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर मोशन, राइट, और जो हमारी अभी की भी अंडरस्टैंडिंग है, राइट। तो ये था एक क्विक ओवरव्यू थर्मोडायनामिक्स की एवोल्यूशन का। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर टाइम। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक यू।